हेलो। स्टार्ट करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। लेक्चर 01। अब कहानी सुनना सर, जो काइनेटिक्स में पढ़े हो उससे तुम्हें फायदा मिलेगा क्योंकि बेसिक पार्ट आपको क्लियर है। जैसे अगर मैं तुमसे बात करूं, डायरेक्ट सीधे मेन मुद्दे पे आई है सर, टाइप्स ऑफ रिएक्शन की अगर बात करें तो हम यहां पर रिएक्शन को दो पार्ट में डिवाइड करके रखे हैं। एक सर इरिवर्सिबल रिएक्शन, और एक पार्ट है रिवर्सिबल रिएक्शन। क्लियर बात? बहुत सिंपल सी कहानी है। जो इरिवर्सिबल रिएक्शंस होंगी, अगर हम इन रिएक्शंस को बात करें तो ये रिएक्शन एक टाइम इंटरवल के बाद क्या हो जाएंगी? कंप्लीट हो जाएंगी, यानी ये कंप्लीशन की तरफ चलेंगे। रिवर्सिबल रिएक्शन की बात करेंगे तो ये कभी भी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं होंगी। तो मैं बोल सकता हूं कि इनका जो कंप्लीशन है वो कभी भी 100% नहीं होगा। ठीक बात? रिप्रेजेंटेशन क्या है सर? रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, सिंगल एरो में दिखाएंगे, यानी जो रिएक्टेंट है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? प्रोडक्ट में। यहां बात की जाए, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, डबल एरो दिखाया जाएगा और ये डबल एरो रिप्रेजेंट करेगा किसको? इक्विलिब्रियम को। यानी कि कुछ समय अंतराल के बाद चीजें क्या होंगी? इक्विलिब्रियम में आ जाएंगी। अब एक छोटी सी कहानी है, उससे मामला बना लेंगे। मान लीजिए एक बंद डब्बा लिया और इसमें हमने कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बना। अब सर क्या जो कहानी है वो क्लोज्ड वेसल की है? कहानी को समझिएगा सर, मतलब हम यहां पे एक काम कर लें, इधर जो लिखा है उसी हिसाब से बना लें। तो इस डब्बे को चलो अभी खुला रखते हैं, तो यहां ऊपर लिख लीजिए ओपन वेसल। और सेम चीज यहां बनाइए और डब्बा बंद कर दीजिए। अभी हम कोई इनकी बारे में ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं कि रिएक्शन में क्या हुआ होगा क्या नहीं हुआ होगा, दोनों में नॉर्मल हमने एरो बनाया है। अब एक टाइम ये बताइए कि अगर आपने कैल्शियम कार्बोनेट लिया और मान लीजिए आपने कैल्शियम कार्बोनेट 1000 ग्राम लिया, क्योंकि आप तो बाय वेट ही लेते हैं, फिर उसके बाद आप इसे मोल में कन्वर्ट करेंगे और दुनिया भर की कहानी करेंगे। क्या यह बात तय है कैल्शियम कार्बोनेट टूटेगा तो बनाएगा कैल्शियम ऑक्साइड और CO2? एक टाइम ऐसा आएगा जैसे जैसे CO2 बनता जाएगा क्या ये यहां से निकलता जाएगा? तो अगर कोई एक प्रोडक्ट गायब होता जा रहा है तो इसका मतलब है कि कभी भी ये रिएक्शन रिवर्स नहीं हो पाएगी। तो ये इस रिएक्शन को अगर कंप्लीट करना है तो आप प्रॉपर हीट दे दो तो जितने में ये पूरी तरीके से क्या होगा? डिकम्पोज हो जाएगा। लेकिन अगर आपने यही क्लोज्ड वेसल में परफॉर्म किया तो और बहुत सारे फैक्टर आएंगे, वो तो बात की बात है। क्या मैं ये बोल सकता हूं कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड, मेटल के ऑक्साइड सॉलिड होते हैं, मेटल के कार्बोनेट सॉलिड होते हैं,
क्या सर एक टाइम इंटरवल ऐसा आएगा कि रिएक्शन होती जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड आपस में जुड़कर वापस भी आ सकते हैं, यानी कि यहां डबल एरो काम करेगा या नहीं करेगा सर? यानी ये रिएक्शन कैसी होगी? रिवर्सिबल, यानी 100% रिएक्टेंट का कंजम्पशन कभी भी पॉसिबल नहीं है, यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साथ साथ रहेंगे। हाँ, वो एक अलग बात है, रिएक्टेंट कम रहेगा, प्रोडक्ट ज्यादा रहेगा, लेकिन रहेंगे तो दोनों ही, क्योंकि अगर हमारे प्रोडक्ट एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में रह सकते हैं तो वो रिवर्स भी कर सकते हैं रिएक्शन। क्लियर है बात? इस प्रकार की रिएक्शन क्या क्रिएट करती है? इक्विलिब्रियम। आगे कंडीशन की बात अलग है, इक्विलिब्रियम कहां दिखेगा उसकी बात हो रही है। यहां पर कभी भी आपको इक्विलिब्रियम नाम की चीज नजर नहीं आएगी, यानी इक्विलिब्रियम का मतलब जिसमें हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों लोग एक टाइम पर कुछ समय अंतराल के बाद रिएक्शन शुरू होने के नजर आने लगे, यानी कि जब भी रिएक्शन कभी भी 100% कंप्लीट ना हो रही हो। क्लियर है मामला? इतनी बात बना लीजिए। बाकी सारी बातें जो आपने पढ़ रखी हैं वो सब कुछ वैसे ही काम करेगा। क्या? रिएक्टेंट टाइम के साथ डिक्रीज करेगा, प्रोडक्ट टाइम के साथ इंक्रीज करेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट बात कि जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है और प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है। तो हम यहां पर बात करने जा रहे हैं किनके बारे में? रिवर्सिबल रिएक्शंस के बारे में। ठीक बात है, हटाया जाए। आइए सर, अब एक ये जनरल रिएक्शन अगर हम ले लें कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है और इक्विलिब्रियम आया होगा, तो वो इक्विलिब्रियम की सिचुएशन क्या है उसको समझना। क्या सर इस रिएक्शन में दो पार्ट में ये बटी होगी? एक पार्ट ये बता रहा होगा कि रिएक्टेंट से क्या बन रहा है? प्रोडक्ट, और एक पार्ट ये बता रहा है कि प्रोडक्ट से क्या बन रहा है? रिएक्टेंट। अच्छा, एक बात तय है, हम लोग शुरुआत में लेकर क्या चलते हैं? रिएक्टेंट। तो जाहिर सी बात है कि जो ज्यादा होगा वो रिएक्शन ज्यादा तेज करेगा। तो अगर मैं बोलूं कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने को RF से डिनोट कर रहे हैं, और यहां मैं लिख रहा हूं कि RF है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। क्या नाम देंगे? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। यहां पर RB से डिनोट कर रहे हैं और लिख रहे हैं कि RB बराबर रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, बहुत गौर से समझिएगा। अगर मैं आपसे बात करूं कि इनिशियली यानी शुरुआत में क्या होगा, तो क्या ये बताइए शुरुआत में आपके पास क्या होगा? रिएक्टेंट। तो इसका मतलब कौन सा रेट तेजी से हो रहा होगा? रेट ऑफ फॉरवर्ड जो होगा वो रेट ऑफ बैकवर्ड की तुलना में काफी ज्यादा होगा। क्लियर है मामला? अब ये बताइए, जैसे जैसे ये रिएक्शन काम कर रही होगी, क्या रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा होगा और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन मोल या गैस इंक्रीज कर रहे होंगे? प्रोडक्ट साइड बढ़ रहा होगा। तो अगर प्रोडक्ट की ताकत बढ़ेगी तो क्या उसका वापस रिएक्टेंट में आने की प्रोबेबिलिटी भी इंक्रीज करेगी। तो मैं बोलूंगा जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड के से ज्यादा होता है इनिशियली, लेकिन जैसे जैसे टाइम इंक्रीज करता है, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज करता है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटता है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ता है। एक एक बात लिख दे रहे हैं जो मेन बात बार बार आएगी। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा रिएक्टेंट घटेगा और प्रोडक्ट बढ़ेगा। तो अगर रिएक्टेंट घटेगा तो कौन सा रेट टाइम के साथ घटना शुरू करेगा? फॉरवर्ड वाला, यानी कि फॉरवर्ड रेट मैक्सिमम होता है इनिशियल में, उसके बाद धीरे धीरे वो घटेगा।
और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अगर बढ़ेगा तो इसका मतलब है कि बैकवर्ड रेट जो पहले धीमा था वो धीरे धीरे तेज होगा। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड घट रहा है और रेट ऑफ बैकवर्ड बढ़ रहा है? ये तो तय बात है कि ये ज्यादा होता है। लेकिन सर क्या मैं बोलूंगा एट अ टाइम, एक टाइम ऐसा आएगा जब फॉरवर्ड रेट किसके बराबर हो जाएगा? रेट ऑफ बैकवर्ड के। क्यों? कोई चीज ज्यादा से कम हो रही है और कोई चीज कम से ज्यादा हो रही है, तो एक टाइम आएगा जब दोनों लोग मीट करेंगे। वहां पर जिस पॉइंट पर, जिस समय वो दोनों लोगों के रेट आपस में बराबर, उस समय बोलेंगे क्या चीज है जो आ गई है? कहेंगे इक्विलिब्रियम अटेन कर गया है। और ये इक्विलिब्रियम दुनिया के सारे इक्विलिब्रियम में यही कंडीशन लागू है। चाहे आप आयंस के बीच में देखो तो आयनिक इक्विलिब्रियम बोल दो, मॉलिक्यूल्स के बीच में देखो तो उसे नॉर्मल केमिकल इक्विलिब्रियम के से नाम बोल दिया जाएगा। तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम जब अटेन होता है तो उस समय सबसे मेन कंडीशन क्या है? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो गई है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। याद रखना है शुरुआत में फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बैकवर्ड से बहुत ज्यादा होता है। और अगर कोई ईमानदारी से कहे तो कहेगा शुरू में जब प्रोडक्ट बना ही नहीं है तो जीरो बोल दो। अरे बोलो ना यार। फिर कहोगे सर जैसे जैसे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटेगा प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, तो जो चीज ज्यादा है वो कम होगी और जो कम है वो ज्यादा होगा। तो एक टाइम आएगा जब दोनों रेट आपस में बराबर, और जब दोनों रेट आपस में बराबर तो वो सिचुएशन क्या कहलाएगी? इक्विलिब्रियम। अब एक बात सुनिएगा, क्या इक्विलिब्रियम पर मेजरेबल क्वांटिटीज कांस्टेंट हो जाती हैं? पहले लिखते हैं। मेजरेबल ये आर है, क्वांटिटीज कांस्टेंट एट इक्विलिब्रियम, मोल, वॉल्यूम, और आगे चल के और बातें करेंगे। अभी जितनी जगह है उतना यूज करते हैं। मोल, वॉल्यूम, प्रेशर, इनके आधार पे अगर देखें तो ये मेजरेबल क्वांटिटीज जो हैं वो क्या हो जाती हैं? एट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कैसे कांस्टेंट सर? ये वो समय होगा जब रिएक्टेंट जितना प्रोडक्ट में बदलना है बदल चुका है। एग्जाम्पल के तौर पे इधर देखो, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है। मैंने कहा इनिशियली मैंने इसके 10 मोल लिए तो ये कितना है? 0। एक टाइम आएगा जब क्या होगा? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पर ये 6 हो गया और ये 4। जिन क्वांटिटीज को हम मेजर कर रहे हैं, अब मुझे ये बताओ जब इक्विलिब्रियम आएगा तो आप कह रहे हो कि जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है उतना ही प्रोडक्ट का रिएक्टेंट में कन्वर्जन हो रहा है, दोनों रेट आपस में बराबर। तो ये बताओ क्या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल उस टाइम पर हमें कांस्टेंट नजर आएंगे? यानी ये 6 ही नजर आएगा और ये 4। कहा जाता है कि इक्विलिब्रियम पर लगता है कि रिएक्शन जो है वो रुक गई है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बल्कि रीजन हमें रुकी हुई क्यों नजर आती है? क्योंकि दोनों रेट क्या रहते हैं? सेम। क्लियर है मामला? अरे यार बिल्कुल वही चक्कर है, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, लेकिन हम सब घूमते नजर क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जितनी चीजें हैं वो सब उसी स्पीड के साथ घूम रही हैं।
अरे बोलो ना, हमें कब दिखता है कि कोई चेंज या डिफरेंस? जब हम एक्सटर्नल फोर्स कोई लगाते हैं, यानी अगर हम दौड़ना शुरू किए तो बाकी लोगों के रिस्पेक्ट में हमने कुछ एक्स्ट्रा फोर्स लगाया, इसलिए बाकी लोगों को हम दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। यही तो मतलब है सर, वही चीज यहां है। तो मेजरेबल क्वांटिटीज का मतलब जिनको आप मेजर करना चाहते हैं। जैसे आप देखना चाहते हैं कि प्रेशर में क्या अंतर आया, आप देखना चाहते हैं वॉल्यूम में क्या अंतर आया, आप देखना चाहते हैं मोल्स में क्या अंतर आया। अच्छा, वेट तो कांस्टेंट ही रहेगा, क्योंकि जो लिए हो उससे ज्यादा वेट का कुछ भी मिलने वाला नहीं है। तो मास कंजर्वेशन हर जगह काम कर रहा है, जितनी भी रिएक्शंस हम ले रहे हैं। तो यहां इतनी बात याद रखनी है कि जब इक्विलिब्रियम आएगा तो रेट बराबर हो जाते हैं, यानी हमको मोल, वॉल्यूम और प्रेशर उस टाइम पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कांस्टेंट नजर आते हैं। यानी टोटल मोल यहां कितना है? 10। इधर सुनो, ये मैंने एक अंदाजा लिखा है, इसका इससे मतलब नहीं कि ये 10 है तो ये भी 10 है। अब तुम ये थ्योरी मत बना लेना कि इनिशियल मोल इक्विलिब्रियम पर प्रेजेंट टोटल मोल के बराबर होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हो भी सकते हैं और नहीं भी, यानी एट इक्विलिब्रियम जो इनिशियल मोल लिए गए हैं, इनिशियल वॉल्यूम लिया गया है, इनिशियल प्रेशर लिया गया है, वो इक्विलिब्रियम अटेन करने पर जो वॉल्यूम, जो मोल, जो प्रेशर है बराबर भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। एक चीज है जो कांस्टेंट रहेगी, वो क्या है? टोटल मास। जितना मास लिए थे उतना ही मास सबको जोड़ोगे तो फिर से आ जाएगा। क्लियर है मामला? तो इतनी बात आपकी समझ में आनी चाहिए। अब हमको एक बात बताइएगा, रेट क्या होता है? रेट चेंज वर्सेस टाइम इंटरवल, यही है। तो हमें जिसका भी रेट देखना हो, हम चेंज क्या देखेंगे? कंसंट्रेशन में, बोलो सर, या कल को मोल्स में, या कल को प्रेशर के टर्म में। यानी रेट है चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। अब मुझे ये बताइए सर, इसका रेशियो है। अब अगर मैं तुम्हारे सामने कुछ ग्राफ बना दूं, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, ये प्रोडक्ट वाइज साहब, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। बातें मत करो, सवाल शुरू हो गया, तुम्हारा विकेट यहीं से गिरना शुरू हो जाएगा। कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। अच्छा, ये तय बात है कि ऊपर वाला रिएक्टेंट है और नीचे वाला प्रोडक्ट है। ये ग्राफ 1 है, ये 2 है और ये 3 है। तीनों ग्राफ आपको दिख रहे हैं। आर रिएक्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और पी प्रोडक्ट को। कंसंट्रेशन का मतलब होता है मोल, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। मोल पर लीटर में बात कर रहे हैं। अब हमको ये बताओ, इधर कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, मेन बात करते हैं, का स्लोप क्या होगा? स्लोप होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, ये मैथमेटिक्स कहती है। वाई एक्सिस पर हमें क्या चेंज दिखेगा? कंसंट्रेशन का। एक्स एक्सिस पर हमें किसका चेंज दिखेगा? टाइम का। तो क्या मैं बोलूंगा कि यहां इन ग्राफों में स्लोप है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। सर, क्या चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम क्या हमको रेट के बारे में बताता है? तो इसका मतलब ये हमें क्या रिप्रेजेंट करेगा? रेट ऑफ रिएक्शन को। बल्कि मैं रेट ऑफ रिएक्शन ना लिखकर रेट लिखता हूं तो ज्यादा बेटर टर्म है। क्लियर है मामला?
अब हमको सिर्फ इतना बताना, जो ये ग्राफ बने हैं, अगर मैं इसमें, ये अपने आप ही सीधी लाइन हो जाएगी। अब अगर मैं तुमसे पूछूं तो क्या ये रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ गिर रहा है, क्या ये प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ बढ़ रहा है? तीनों ही केसेस में यही होगा, रिएक्टेंट को घटना पड़ेगा और प्रोडक्ट को बढ़ना पड़ेगा। अब सर क्या यहां पर एक समय ऐसा आएगा, एक टाइम यहां पर ऐसा आएगा जिस टाइम पर क्या हमको दिख रहा है कि इनके स्लोप आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए या नहीं हो गए? इसका मतलब इस सिचुएशन को क्या हम इक्विलिब्रियम कंडीशन बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड किसके बराबर हो गया है? रेट ऑफ बैकवर्ड के। क्लियर है मामला कि नहीं? यानी कि अब जरूरी नहीं है कि कंसंट्रेशन मीट करें, क्या मीट करना चाहिए? आपने पीछे क्या लिखा है, इक्विलिब्रियम कब आएगा? जब कंसंट्रेशन बराबर होगा कि रेट बराबर होंगे? रेट बराबर होंगे। तो क्या सर रिएक्टेंट का घटना रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को बता रहा है, प्रोडक्ट का बढ़ना रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन को बता रहा है? यानी इस ऊपर वाले ग्राफ का स्लोप क्या रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को बता रहा है, नीचे वाले ग्राफ का स्लोप रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन को बता रहा है। जिस टाइम पर इनके स्लोप आपस में बराबर होंगे, मतलब क्या बराबर हो गया है, आर एफ बराबर आर बी, यानी रेट बराबर। तो इसका मतलब सिचुएशन कौन सी है, इक्विलिब्रियम। इधर बताओ, क्या साफ नजर आ रहा है? बोलो। इसके बाद तो ये सीधा चल देंगे, इसका मतलब सीधा सा है, ये सिचुएशन भी किसे डिनोट कर रही है, इक्विलिब्रियम को। आर एफ बराबर आर बी। मामला समझ में आ रहा है? इधर आइए सर, क्या यहां पर भी अगर हम बात करें, कोई बात नहीं, एक दूसरे को ये पोजीशन, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि यहां पर अब कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गए, यानी जो रेट्स है वो इन दोनों के आपस में क्या हो गए, बराबर। इसका मतलब यहां पर भी आर एफ बराबर आर बी, यानी ये सिचुएशन भी किसको रिप्रेजेंट करेगी, इक्विलिब्रियम। क्लियर है मामला? इसका मतलब अगर कोई मुझसे कहे कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ में इक्विलिब्रियम कब आता है, तो तुम कहोगे जब दोनों ग्राफ के स्लोप आपस में क्या हो, कांस्टेंट भी हो और पैरेलल भी हो, तो उस समय कांस्टेंट मान लेंगे, यानी उस सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे, एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक बात। एक छोटा सा सवाल है सर, इन विच परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट कन्वर्जन हाई अबे इधर देखो, रिएक्टेंट घट रहा है, प्रोडक्ट बढ़ रहा है, जितना घटा होगा उसके रिस्पेक्ट में कम बढ़ा है, जितना रिएक्टेंट घटा उतना ही प्रोडक्ट बढ़ गया, जितना रिएक्टेंट घटा है प्रोडक्ट उससे ज्यादा बना। इसका मतलब कन्वर्जन प्रोडक्ट का कहां ज्यादा हो रहा है, थर्ड वाले में। तो अगर कोई मुझसे पूछेगा तो प्रोडक्ट कन्वर्जन सबसे बढ़िया कहां है, 3 में, फिर 2 में और फिर 1 में। तीनों ही पोजीशन कौन सी हैं, इक्विलिब्रियम की है। यानी कौन सी रिएक्शन में प्रोडक्ट का कन्वर्जन ज्यादा बेहतरीन है, तो कौन सी रिएक्शन है जहां पर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन जो बना है। अच्छा एक बात सुनो, प्रोडक्ट 0 से स्टार्ट होता है, तो खुद समझदार हो, ये बना और रिएक्टेंट ये घटा, तो जाहिर सी बात है ज्यादा जो बना है इसका मतलब है कि कन्वर्जन ज्यादा रहा होगा, सीधी सी बात है। तो परसेंटेज ऑफ कन्वर्जन अगर निकालना है तो ध्यान रखना है आपको, नीचे लिखिएगा कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ,
कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप एक एक बात लिखा रहे, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में आर एफ को बताता है। रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में किसको बताता है? आर एफ को। प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में आरबी को बताता है। प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में आरबी को बताता है। At equilibrium position, at equilibrium position, at equilibrium position, RF बराबर RB होना चाहिए। मतलब जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के ग्राफ कांस्टेंट हो जाए, कांस्टेंट मतलब चेंज बंद हो जाए। इधर देखो, रिएक्टेंट घट रहा था, क्या इस टाइम के बाद उसने घटना बंद कर दिया? प्रोडक्ट बढ़ रहा था, इस टाइम के बाद उसने बढ़ना बंद कर दिया। तो जिस टाइम पर वो क्या हो गए? कांस्टेंट। यानी वो टाइम क्या है? इक्विलिब्रियम का। यानी उस समय क्या बराबर हो चुका है? रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। इक्विलिब्रियम का ये मतलब नहीं होता है कि ग्राफ मीट करें। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है स्लोप कांस्टेंट हो जाए। स्लोप कांस्टेंट होने का मतलब रेट आपस में बराबर हो जाए, क्योंकि हमारा सारा कंसंट्रेशन रेट को लेकर है, कंसंट्रेशन को बराबर करके नहीं है। क्लियर है मामला? तो ध्यान रखिएगा, जिस टाइम पर स्लोप कांस्टेंट हो जाए। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, एट इक्विलिब्रियम को पोजीशन इनिशियल मोल्स ऑब्लिक वॉल्यूम ऑब्लिक प्रेशर, इनिशियल मोल्स ऑब्लिक वॉल्यूम ऑब्लिक प्रेशर which are taken may or may not be less than at equilibrium position, may or may not be less than at equilibrium position। इक्विलिब्रियम पोजीशन के रिस्पेक्ट में कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। क्लियर है मामला? यानी ये जरूरी नहीं है कि इक्विलिब्रियम के मोल, बात समझिएगा। अगर आपसे पूछा जाए एक सवाल, सुनना बड़े गौर से, और वो बुद्धि लगा देगा। 3A से 2B बन रहा है सर, ये है कुछ मामला। उसने कहा कि हमने इनिशियली A1 मोल लिए। कितने मोल लिए? A1 एट इक्विलिब्रियम। हमारे पास टोटल मोल A2 थे। कितने थे सर? A2 मोल थे। आपसे पूछा गया करेक्ट रिलेशन पहला ऑप्शन दिया A1 लेस देन A2, दूसरा दिया
A1 ग्रेटर देन A2, तीसरा दिया A1 बराबर A2, चौथा दिया ऑल आर पॉसिबल है। आंसर क्या जाएगा? इन चारों तीनों में से कोई भी सिचुएशन हो सकती है। एक बात सुनिए सर, एक चीज कंफर्म है, रिएक्शन शुरू होगी, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटेगा, रिएक्टेंट के मोल घटेंगे, प्रोडक्ट के मोल बढ़ेंगे, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, यह सत्य है। कितना घटेगा कितना बढ़ेगा ये पता नहीं है। ये कौन डिसाइड करता है? उनका स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट और रिएक्शन कितनी देर तक चली। बोलो चाचा, दो बातों पर, पहला स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट और दूसरा रिएक्शन कितनी देर तक चली। तुम इक्विलिब्रियम कहां पे मान रहे हो? कौन सी जगह है जहां इक्विलिब्रियम अटेन कर गया है? इसका मतलब सीधा सा है कि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन डिसाइड करेगी कि जो फाइनल मोल बने हैं वो इनिशियल से ज्यादा बने हैं या कम बने हैं या उसके बराबर। तीनों पॉसिबिलिटीज हो सकती है। हां, कोई हमसे ये पूछे कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में या इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन में रिएक्टेंट के मोल टाइम के साथ घटते हैं, करेक्ट। प्रोडक्ट के मोल टाइम के साथ बढ़ते हैं, करेक्ट। रिएक्टेंट का रेट टाइम के साथ घटता है, करेक्ट। प्रोडक्ट का रेट टाइम के साथ बढ़ता है, करेक्ट। एट इक्विलिब्रियम आर एफ बराबर आरबी, करेक्ट। बोलो सर, लेकिन फाइनल मोल ऑलवेज ग्रेटर देन इनिशियल मोल, रॉन्ग है सर। नहीं पता क्या होने वाला है। क्लियर है मामला? तो याद रखना सर कि जब तक इक्विलिब्रियम आएगा तब तक मोल और रेट तो बढ़ते घटते रहेंगे, लेकिन फाइनल वैल्यू को हम बता नहीं सकते। क्लियर है? तो इतनी बात आपको याद रखनी है। लिखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट केमिकल इक्विलिब्रियम। हम क्या कर रहे हैं? डायरेक्ट मुद्दे पर है सर। हम आपको जादू वादू नहीं दिखा रहे हैं, उतना टाइम है नहीं यहां पे अब कि हम आपको ये बोलें कि इक्विलिब्रियम के प्रकार देखो। अभी सब देख लेंगे प्रकार। केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, पॉइंट नंबर 1 लिखिए सर। इक्विलिब्रियम विल अटेन, और बताइएगा कि क्या आप ये बात समझ पाते हैं या नहीं। इक्विलिब्रियम विल अटेन व्हेन द रेट ऑफ, इक्विलिब्रियम विल अटेन when the rate of forward reaction, when the rate of forward reaction becomes equals to the rate of backward reaction. Equilibrium will attain when the rate of forward reaction becomes equal to the rate of बैकवर्ड रिएक्शन। करेक्ट स्टेटमेंट है सर। पॉइंट नंबर 2, केमिकल इक्विलिब्रियम इज नोन एज डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक का मतलब, इधर देखो, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट ने कहा थोड़ा सा हमसे भी लो इधर से। बोलो यार, तो दोनों चीजें उसी समय हो रही है या नहीं? ऐसा नहीं होता है कि रिएक्टेंट से, ना भैया, ऐसा नहीं होता है कि रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट है, बात सुनते जाइएगा, रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट है वो कह रहा है कि पहले बन जाने दो प्रोडक्ट, उसके बाद प्रोडक्ट कह रहा है चलो भैया अब फड़वा उठाओ और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ चला जाए। ऐसा नहीं है। थोड़ा बना तो थोड़ा आया, ज्यादा बना तो ज्यादा आया। इसीलिए उसका रेट प्रोडक्ट से रिएक्टेंट वाले का बढ़ता रहता है और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का रेट घटता रहता है, क्योंकि इधर की चीज कम होती जाती है, उधर की चीज बढ़ती जाती है। रिएक्टेंट साइड हमेशा डिक्रीज करेगा और प्रोडक्ट साइड हमेशा इंक्रीज करेगा। क्लियर है मामला? तो लिखिएगा ये कैसा इक्विलिब्रियम है? डायनेमिक इक्विलिब्रियम। बिकॉज एट इक्विलिब्रियम पोजीशन reaction appears to be stopped
because at equilibrium position reaction appears मतलब लगता है, appears to be stop, but actually क्या हो गया था, RF बराबर RB। तो हमें उनके कंसंट्रेशन में चेंज नजर नहीं आ रहा है। चेंज तो हो रहा है मगर वो चेंज हमें नजर नहीं आ रहा है। तो लिखिएगा बट एक्चुअली RF बराबर RB होगा। ठीक बात। पॉइंट नंबर 3, एट इक्विलिब्रियम पोजीशन measurable properties, अब पूरी बात यहां लिखवाएंगे। मेजरेबल प्रॉपर्टीज लाइक प्रेशर, टेम्परेचर, स्मॉल n का मतलब मोल्स, कैपिटल V का मतलब वॉल्यूम, कंसंट्रेशन, डेंसिटी, कलर एक्सेट्रा रिमेन्स कांस्टेंट एट इक्विलिब्रियम। ये सब क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट दिखेंगे। जो प्रेशर में चेंज आ रहा था वो चेंज अब नहीं दिख रहा है, टेम्परेचर का चेंज अब नहीं दिख रहा है, वॉल्यूम का चेंज अब नहीं दिख रहा है। यानी बोला गया कि जितनी भी प्रॉपर्टीज चेंज हो रही थी इक्विलिब्रियम आने से पहले, अब वो सारी प्रॉपर्टीज लगभग क्या हो गई हैं, कांस्टेंट हो चुके हैं। यानी हम बोलेंगे अब क्या आ गया, इक्विलिब्रियम आ चुका है। नीचे लिखिएगा इट मे बी सेम फॉर, अब ये चेंज आपको दोनों में कांस्टेंट तो दिख रहा है, लेकिन किनके मोल कांस्टेंट, किनका प्रेशर कांस्टेंट एट इक्विलिब्रियम। इट मे बी सेम फॉर रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, दोनों के लिए क्या रहेगा, चेंज कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक बात। अब सुनो, जब इक्विलिब्रियम आ जाए यानी रेट हो गए बराबर, तो तुम किसी को बुला लाए, यानी किसको बुला कर लाए, कैटलिस्ट को। कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम पोजीशन पर कुछ नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता है, उसका काम होता है रेट को बढ़ाना, तो वो जितना रेट फॉरवर्ड का बढ़ाता है उतना ही बैकवर्ड का। तो तुम क्या कहोगे कि पृथ्वी अगर, बात समझना, और थोड़ी तेज घूमने लगे तो बाकी सारी चीजें भी उतनी तेज घूमने लगेंगी। हम लोग अभी भी क्या रहेंगे, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी। बोलो सर, तो वैसे ही यहां पर भी है। लिखिएगा कैटलिस्ट डज नॉट शो एनी इफेक्ट ऑन, कैटलिस्ट डज नॉट शो एनी इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम स्टेट क्लियर है मामला। अगला पॉइंट सर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहां क्या हुआ है इक्विलिब्रियम में, उसकी बात करते हैं। लिखिएगा एट इक्विलिब्रियम पोजीशन इज एन इंटरमीडिएट स्टेज, इक्विलिब्रियम कंडीशन इज एन intermediate stage between two opposing condition। क्या कह रहा है सर, जब इक्विलिब्रियम आता है तो ये दो अपोजिट कंडीशन के बीच का इंटरमीडिएट स्टेज है। क्या है सर,
इक्विलिब्रियम पर आपके हिसाब से क्या हो जाता है? आर एफ बराबर आर बी। आर एफ का मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, और डिटेल में मतलब रिएक्टेंट के प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने का रेट, यही तो मतलब है। आरबी का मतलब प्रोडक्ट का रिएक्टेंट में कन्वर्ट होने का रेट, यही तो है सर। पहली कंडीशन, वो दो अपोजिंग कंडीशन है या नहीं है? ये इसमें कन्वर्ट होना चाहते हैं और ये इसमें। पहली कंडीशन लिखिए, रिएक्टेंट्स वांट्स टू अटेन, रिएक्टेंट्स वांट्स टू अटेन मैक्सिमम स्टेबिलिटी, reactants wants to attain maximum stability means complete conversion, means complete conversion into product, but in equilibrium reaction it is not possible. इधर देखो, रिएक्टेंट क्या चाहता है? हम पूरा किस में कन्वर्ट हो जाएं? प्रोडक्ट में, यानी हमारी स्टेबिलिटी क्या हो? सबसे ज्यादा। अच्छा एक बात सुनो, कोई भी रिएक्शन क्यों होती है? रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल में क्यों बदलना चाहते हैं? क्योंकि प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होते होंगे, तो वो चाहते हैं क्या कि पूरी तरीके से क्या हो जाए? कन्वर्जन हो जाए। दूसरी कंडीशन लिखिए, मतलब दूसरी सिचुएशन, एक काम तो रिएक्टेंट ये चाहता है, दूसरा रिएक्टेंट्स वांट्स टू अटेन, रिएक्टेंट्स वांट्स टू अटेन मैक्सिमम रैंडमनेस, मैक्सिमम रैंडमनेस मीन्स नो कन्वर्जन, मीन्स नो कन्वर्जन into product, but in equilibrium reaction it is also not possible. क्या कह रहा है? एक तो रिएक्टेंट ये चाहता होगा कि हम पूरा कन्वर्ट हो जाए, तो पूरी तरीके वो भी पॉसिबल नहीं। दूसरा रिएक्टेंट ये चाहता है कि क्या हम जैसे फ्री थे वैसे ही रहें, प्रोडक्ट साइड में जाए ही ना, ये भी पॉसिबल नहीं है। यानी जिंदगी जीनी है लेकिन कैसे? मर मर के, यानी इक्विलिब्रियम स्टेट में रहना है। अरे बोलो सर, अभी आप क्यों पढ़ रहे हैं? अभी आप क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि आप स्टेबल होना चाहते हैं। स्टेबल होने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? एक, बढ़िया कॉलेज से बीटेक या डॉक्टर, दूसरा बढ़िया नौकरी, तीसरा बढ़िया बीवी, अरे बोलो ना यार, और दो चार छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे। दो चार ज्यादा है? नहीं, दो तीन लोगों के मिलाक बता रहे हैं। हाँ, अब सुनो सर, और साथ में कहोगे एक बढ़िया घर हो, एक बढ़िया गाड़ी हो, मम्मी पापा के साथ में रहे आराम से, यही स्टेबिलिटी का प्रतीक है या नहीं है? जो लोग इस सिचुएशन में हैं वो क्या स्टेबल हो चुके हैं? वो काम नहीं कर रहे हैं, अब वो भी काम कर रहे हैं। अब उनके पास सिचुएशन क्या है? और बड़ा घर। और उसके बाद यही लोग शाम को जब किसी पार्टी में बैठते हैं तो साथ में बैठ के जब दोस्तों के साथ बात की जाती है तो हम लोग भी यही बात करते हैं कि यार पैसा ऐसा कमाना सब फालतू काम है, कोई मतलब नहीं है जीवन की। वही हाय तौबा, बात समझो। कोई बच्चे बोल रहे थे फॉरवर्ड वाला रेट ये ऐसे चल रहा है, ये बैकवर्ड वाला ऐसे चल रहा है। अब सर ये दोनों इनके रेट कांस्टेंट थे, आया इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पर क्या बराबर होता है? आर एफ बराबर आर बी होता है। तो आर एफ और आर बी को बराबर किए तो यहां से आया के एफ और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, के बी प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, के एफ अपॉन के बी इज इक्वल टू प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। अभी हम नाम दे रहे हैं बार बार,
बात समझिएगा, क्या KF अपॉन KB फॉरवर्ड रिएक्शन के रेट कांस्टेंट डिवाइडेड बाय बैकवर्ड रिएक्शन के रेट कांस्टेंट का रेशियो चल रहा है सर। इसको हमने कहा कि ये क्यों आया था, बोले साहब इक्विलिब्रियम आया था। तो इसका मतलब ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, के इक्विलिब्रियम, जिसको अपन लोग क्या नाम देते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब सुनते जाना जरा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अपने अंदर किनको लेकर चलता है, फॉरवर्ड रिएक्शन के रेट कांस्टेंट और बैकवर्ड रिएक्शन के रेट कांस्टेंट को। बात समझना। अब सुनो, अगर मैंने तुमसे कहा कि टेम्परेचर मैंने बढ़ाया, क्या बढ़ाया, तो ये बताओ कि क्या टेम्परेचर बढ़ाने पर फर्क पड़ेगा। रट लो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केवल एक ही आदमी से घबराता है, वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे या घटाओगे तो उसमें फर्क पड़ेगा, बाकी उसे छोड़कर आप कोई भी चीज को बढ़ाओ घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। एक और बात सुनिए, कल को अगर मुझे KF और KB की वैल्यू दी हो तो क्या मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकता हूं। बहुत सारे सवालों में यह चीज आपके डायरेक्ट काम में आएगी साहब, बनाइए। हमको मालूम है हमने 1 घंटा कहा था, लेकिन हम ज्यादा पढ़ाएंगे, हमने फंसाने के लिए कहा था तुमको। आओ, हाँ, जो तुम्हारे मन में विचार चले बार बार घड़ी देख रहे हो, मत देखो, इधर देखो, फंसते नहीं ना फिर। खाना ना नहीं खाया होगा, भूख लग रही होगी ना, हमने भी नहीं खाया, कोई बात नहीं। तो एक तरीका अपने को याद रखना है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जब भी निकालना है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KF और KB का रेशियो होता है। ठीक बात है। अच्छा, एक बात सुनिएगा, अगर हमसे किसी ने कह दिया कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्विलिब्रियम की वैल्यू ज्यादा कब होगी, तो जिन रिएक्शंस के लिए KF ज्यादा होता होगा, KB कम होता होगा, उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यूज भी क्या होती होंगी, ज्यादा। एक और बात मैं तुम्हें बताऊं, कांस्टेंट जो होता है वो साथ देने आता है। अरे बोलो ना यार, दुनिया का हर कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के साथ देने आता है। कांस्टेंट की वैल्यू जितनी ज्यादा, सामने वाली जो चीज मेजर कर रहे हो वो अपने आप ही ज्यादा। यानी अगर KF ज्यादा है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा होगा, अगर KB कम है तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन कम होगा। बहुत सीधा सा फंडा है ऐसा। अगर K इक्विलिब्रियम ज्यादा है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू का जो रेट है वो क्या है, ज्यादा, यानी इक्विलिब्रियम के अटेन होने की टेंडेंसी क्या है, ज्यादा। क्लियर है मामला। अभी हम लोग इस पर भी बात करेंगे, वैल्यूज पर भी लेके। इससे आवाज आ रही है क्या, हाँ, एक बार गिर गया था ये, देखे रहना अपना, साइड आइड हो जाना। नहीं, गिर गया था, पिछले साल गिर गया था। यहां तक क्लियर है मामला, भगवान ना करे। अरे भैया, जो पता तुम साले कह दोगे यही है, जबकि वो यहां से इतनी दूर है। अब वो कह देंगे नहीं सर उन्होंने ही कहा था, वो हो गया है। यहां तक मामला समझ में आ रहा है सर। अब सर, तो ये बात समझ में आनी चाहिए। तो हम लोग बार बार, अच्छा एक बात समझो, के इक्विलिब्रियम हम लोग लिखेंगे कब, जब इक्विलिब्रियम अटेन करेगा। तो के इक्विलिब्रियम को रेट कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में निकालने का तरीका ये है। अब एक टर्म है जो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, उसका नाम है रिएक्शन कोशिएंट। क्या नाम है सर, रिएक्शन कोशिएंट। वो किसी भी, हर वो रिएक्शन जो इक्विलिब्रियम को अटेन कर सकती है, यानी डबल एरो है, यानी कि वो रिवर्सिबल होनी चाहिए। अरे बोलो ना यार, रिवर्सिबल होगी तभी तो इक्विलिब्रियम आएगा। तो हर रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए हम किसको लिखते हैं, रिएक्शन कोशिएंट को। और वो हमें यह बताएगा कि इक्विलिब्रियम अभी आया है या नहीं आया है। तो अगला पॉइंट इसी बात पर है, लिखिएगा रिएक्शन कोशिएंट कैपिटल Q, रिएक्शन कोशिएंट कैपिटल Q
लॉ ऑफ मास एक्शन अपन लोगों ने पढ़ रखा था। बोलो यार, अरे मोल्स के टर्म में स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल बी, तो स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट और मोल लिखना। इट इज अ जनरल वर्ड, इट इज अ जनरल वर्ड which can be calculated, which can be calculated at each point of a, at each point of a reversible reaction। किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन के किसी भी समय क्या कैलकुलेट किया जा सकता है? रिएक्शन कोशिएंट। कैसे कैलकुलेट होता है? ये पढ़ा सभी ने है सर, इसकी जरूरत क्यों पड़ी है? लड़ाई इस पर है। जब भी हम क्यू लिखेंगे, पहले तो क्यू लिखने का तरीका सीखो। तुम डायरेक्ट के लिखने के लिए चले आते हो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। पहले तुमको क्यू लिखना आना चाहिए। जब आप क्यू लिखते हैं तो याद रखिएगा, आपको हमेशा यहां डब्बे बनाने हैं और प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिखेंगे। तो ऊपर क्या है? प्रोडक्ट। ए और बी क्या है? रिएक्टेंट। इनके स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, इनकी पावर बनेंगे। तो सी की पावर सी, डी की पावर स्मॉल डी, ए की पावर स्मॉल ए और बी की पावर स्मॉल बी। यहीं से 4 नंबर का सवाल उठा लेते हैं डायरेक्ट। ये जो डब्बा है ये कहलाता है एक्टिव मास। ये डब्बा किसको रिप्रेजेंट करता है? एक्टिव मास को। ठीक बात। इस डब्बे को इधर देखो, जब कंसंट्रेशन के टर्म में लिखते हैं तो इसके अंदर जो चीजें भरते हैं मोल पर लीटर। इसी एक्टिव मास को, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, तुम्हारी जान लिए रहेगा। प्रेशर के टर्म में जब लिखेंगे तो हम इसे लिखते हैं स्मॉल पी, यानी मैं ब्रैकेट में लिख दूं पार्शियल प्रेशर। और अगर आप समझदार व्यक्ति हैं तो मैंने आपको मोल कंसेप्ट में पढ़ाया है कि पार्शियल प्रेशर किसी भी चीज का अगर आपको निकालना है तो क्या आपको टोटल मोल, बोलो सर, सॉरी अब डायरेक्ट वाला लिख देना, क्या आप उस चीज का मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे? टोटल प्रेशर से। यानी एक्टिव मास को जनरली इन 2 टर्म में लिखा जाता है, जो बार बार तुम्हारी जान लेगा। और सुन लो, जो कुछ किताबें उनमें मोल फ्रैक्शन का टर्म भी है। कौन सा? मोल फ्रैक्शन। अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे, यहां बस मैं लिख दूंगा कि एक तीसरा भी टर्म है जिसके टर्म में आप लिख सकते हो, और वो क्या है? मोल फ्रैक्शन। ज्यादातर यूज इन्हीं दोनों पे लड़ाई है सर। ठीक बात, इंपॉर्टेंट बात। फॉर सॉलिड, इसके लिए, सॉलिड के लिए सर याद रखना है, डब्बा कंसीडर्ड एज 1, यानी हम एक्टिव मास को 0 नहीं कांस्टेंट मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं? कांस्टेंट। कहा जाता है सॉलिड के लिए एक्टिव मास क्या माना जाता है? कांस्टेंट माना जाता है। क्योंकि कहते हैं सॉलिड का, सुन लो, क्या ये बताओ सॉलिड की डेंसिटी कांस्टेंट रहती है? भाई सॉलिड फॉर्म में है तो जो डेंसिटी है वो कांस्टेंट रहेगी। डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। अरे बोलो भैया, अगर हम मास अपॉन वॉल्यूम ले रहे हैं तो मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देंगे।
डेंसिटी है मास अपॉन वॉल्यूम। क्लियर बात। सॉलिड के लिए डेंसिटी कांस्टेंट रहती है। तो जब तुम कंसंट्रेशन देखने आओगे तो मास अपॉन वॉल्यूम और यहां मॉलिक्यूलर वेट होगा। मॉलिक्यूलर वेट तो पहले से कांस्टेंट है, यानी कि अगर डेंसिटी कांस्टेंट है तो कंसंट्रेशन में चेंज भी क्या होगा, कांस्टेंट। यानी हम मानते हैं कि सॉलिड के लिए कोई चेंज नहीं होता। तो इसलिए जब भी सॉलिड कहीं लिखा होगा तो हम वहां पे जब उसको बना रहे होंगे तो हम उन डब्बों की जगह उनकी वैल्यू नहीं लिखेंगे, बल्कि डायरेक्ट क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। क्लियर है मामला। इसको बना लीजिए और नीचे ध्यान रखिएगा, क्योंकि सॉलिड की एक्टिव मास को 1 मान रहे हैं, उसका रीजन क्योंकि डेंसिटी क्या है, कांस्टेंट है। उसी को कुछ लोग, एक बात सुन लो, डेंसिटी बोलो या कंसंट्रेशन कांस्टेंट बोलो, एक ही बात है। अब तुम्हें डिफरेंस समझ में आना चाहिए। कंसंट्रेशन क्या होता है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। मैंने मोल को लिखा मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अरे वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट करते हो कि नहीं, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर तो कंसंट्रेशन हो गया। वेट अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी है, डेंसिटी कांस्टेंट है तो कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट है। बोलने का तरीका है बस केवल। तो कल को अगर कभी फंसाने के लिए आए तो फंसना नहीं है। एग्जाम्पल सर, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस CO2 गैसियस। ये इक्वेशन है। ठीक साहब, हमें इस इक्वेशन का Q लिखना है। क्या लिखना है, Q। इधर देखो Q क्या होगा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो आप यहां क्या लिखेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड। एक और चीज, डब्बे को कंसंट्रेशन के टर्म में भी लिख सकते हैं और साथ साथ पार्शियल प्रेशर भी। तो क्या यहां गैस लिखा है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 लिखेंगे डिवाइडेड बाय कैल्शियम कार्बोनेट। अब क्या हमको यह पता है कि इन डब्बों की जगह हमें 1 लिखना है, तो इसका मतलब मेरा फाइनल आंसर होगा Q बराबर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। अगर मुझे Q किसी भी टाइम पर निकालना है तो मैं पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 की वैल्यू से डायरेक्ट निकाल लूंगा। तो तरीका समझ में आना चाहिए सर। आगे चल के बात करेंगे, प्योर लिक्विड के लिए भी 1 मान लेंगे। यानी जो चीज प्योर लिक्विड है हम उसे भी मानते हैं कि उसका भी डेंसिटी चेंज नहीं होता है, तो उसके लिए भी 1 है। बाकी जो एक्वस एक्वस है तो उनके लिए लिया जाता है। हटाएं, बोलो सर। अब सर जो आपने पीछे Q लिखना सीख लिया है, Q के रिस्पेक्ट में कंडीशन है। कंडीशन क्या है, अगर आपका Q, बात समझिएगा, ग्रेटर देन, मैं यहां पर लिख रहा हूं K इक्विलिब्रियम, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। मैं KP KC कुछ भी नहीं लिख रहा हूं अभी। तो K इक्विलिब्रियम यानी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को। पहली कंडीशन आएगी कि अगर Q जो है वो ग्रेटर देन K इक्विलिब्रियम है। इसका मतलब क्या है, सुनो इधर देखो। अगर मैंने कहा एक रिएक्शन हो रही है A से B, क्या हो रही है, A से B, उसके मोल किसी टाइम पर इतने इतने हैं, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फलाना वैल्यू है, तो तुम तुरंत वहां कैलकुलेट करोगे Q बराबर B अपॉन A। सॉलिड होगा तो कहीं 1 लग दोगे और उनके मोल्स या पार्शियल प्रेशर उठा के रखोगे, वहां से Q निकलेगा। Q को तुम कोरिलेट करोगे किसके साथ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ। अगर Q ग्रेटर देन K इक्विलिब्रियम है तो इसका मतलब है कि रिएक्शन को अभी कहां चलना है, फॉरवर्ड। नीचे लिखिए, वो सॉरी बैकवर्ड। तो इसका मतलब रिएक्शन की डायरेक्शन क्या हो जाएगी,
बैकवर्ड डायरेक्शन। अभी केवल रिजल्ट लिख लीजिए। दूसरी सिचुएशन, अगर Q लेस देन के इक्विलिब्रियम है तो इसका मतलब है रिएक्शन किस तरफ चल रही है, ज्यादा फॉरवर्ड। अच्छा एक बात सुन लीजिए, इस बात में बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा कि आप तो कह रहे थे रिएक्शन दोनों तरफ चलती है। बिल्कुल दोनों तरफ चलती है, लेकिन रेट किसका ज्यादा है, फॉरवर्ड का ज्यादा है, तो उसके हिसाब से बात कर रहे हैं। तीसरी सिचुएशन आएगी Q बराबर के इक्विलिब्रियम। इसका मतलब अब आप बोलेंगे कि रिएक्शन कहां पर प्रेजेंट है, एट इक्विलिब्रियम। ऐसे समझिएगा साहब, हर रिवर्सिबल रिएक्शन का घर किससे डिनोट कराया जा रहा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से। यानी ये स्टेशन है, आपकी रिएक्शन ऐसे चल रही है, तो जाहिर सी बात है कि अगर मान लीजिए आपने इस तरीके से बोला कि रिएक्शन ने दौड़ना स्टार्ट किया है, तो कौन कहां होगा, कहा गया कि अगर Q का वैल्यू लेस देन के इक्विलिब्रियम है तो इसका मतलब क्या प्राप्त करना है, के इक्विलिब्रियम। इसका मतलब रिएक्शन की डायरेक्शन क्या होगी, फॉरवर्ड होगी। बोलो सर, अगर आपने निकाला कि Q का वैल्यू ग्रेटर देन क्या है, के इक्विलिब्रियम, इसका मतलब जो आपकी रिएक्शन है वो आगे आ चुकी है। इसका मतलब उसे वापस जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, रिवर्स प्रोसेस अपनाना पड़ेगा, यानी कि रिएक्शन की डायरेक्शन क्या होगी, बैकवर्ड, यानी इक्विलिब्रियम पार कर चुका था। और अगर Q बराबर के इक्विलिब्रियम के लिखा है तो इसका मतलब है कि वो किस पोजीशन को अटेन कर रहा है, एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। क्लियर है मामला। इसके लिए हमारे पास सबसे बढ़िया चीज क्या है, कैपिटल Q। जितना पढ़ाया गया है इसको देखकर आइएगा। एक बार जो आपने कक्षा 11 में पढ़ा है अपनी स्कूल वाली किताब से, या कोई किताब आपके पास हो, एक बार 2-4 पन्ने पढ़ के आना, तो कल से जब पढ़ाएंगे तो चीजें और मुश्किल होती जाएंगी। कल भी क्लास 10 बजे और दूसरी वाली 2 बजे। क्लियर है? बोला है क्या राघवेंद्र सर ने? अभी नहीं बोला है ना, तो हमने बोल दिया है, बात खत्म। उनको हम दे देंगे अगली वाली, कोई दिक्कत नहीं। कल क्या है मालूम है, सुनो, 2 फेज में पढ़ेंगे तो बहुत आगे निकल जाएंगे, सवाल अवाल भी कर ले। हाँ 10 बजे भी यही पढ़ेंगे। तुम बताओ क्या पढ़े फिर 10 बजे? पॉलीमर खत्म ही कर दिया है, तो 10 बजे से 12 बजे तक, वही 10:30 से 12, और उधर फिर 2:15 से 2 टाइम पढ़ाएंगे। इसको निपटाना है।